currency of cells as it helps in energy transfer during the metabolic reaction. ठीक है जी, थैंक यू। चलो अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ में एटीपी के स्ट्रक्चर के बारे में बता दूंगा और ये वाला जो है फंक्शन भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो देख लो बच्चों, यहाँ पे आप लोग इसी फंक्शन को, थर्ड फंक्शन को आप लोग कंटिन्यू कर लेना। तो थर्ड फंक्शन में इफ सपोज मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि ये यहाँ में राइबोस शुगर है और बच्चों इस राइबोस शुगर में यहाँ में मैं एडेनिन को अटैच कर लूंगा। तो अब देख लो आप यहाँ पे, अगर मैं इसके साथ एक फॉस्फेट अटैच करूं तो ये बन जाएगा मोनोफॉस्फेट। और वो एक फॉस्फेट जो आप लोगों को मैंने सिखाया था, वो बताया था मैंने, कार्बन एटम 5 के साथ अटैच होता है और कार्बन एटम 5 के साथ यहाँ में ये फॉस्फेट ये ऐसे अटैच होगा। तो ये बच्चों फिफ्थ कार्बन था और बाकी आप लोगों को पता है ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और ये यहाँ में एडेनिन बेस है। अब देख लो आप यहाँ पे, अभी बनाना नहीं है आप लोग, जो मैं अभी यहाँ पे बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक दूसरा फॉस्फेट ले आऊंगा और इस दूसरे फॉस्फेट का मैं यहाँ में डिफरेंट जो इसके ग्रुप्स है, OH ग्रुप्स है, वो अरेंज कर दूंगा और ये OH है और ये OH है। देखो आप इधर में ये OH इस फॉस्फेट का और बच्चों ये OH इस फॉस्फेट का, ये दोनों रिएक्ट करेंगे और इससे वाटर बाहर आएगा और जब ये वाटर बाहर आएगा तो यहाँ में एक बॉन्ड बनेगा। सो बॉन्ड जो है दैट विल बी लाइक दिस, ये वाला बॉन्ड बन जाएगा। तो अब अगर सपोज ये वाला OH है इस फॉस्फेट का और ये वाला OH है इस फॉस्फेट का, तो ये दोनों रिएक्ट करेंगे और यहाँ से वाटर बाहर आएगा and when the water will come out and these two phosphate will get connected with each other. तो अब यहाँ में ऑलरेडी यहाँ में एक फॉस्फेट अटैच हुआ था, फिर दूसरा अटैच हो गया और फिर यहाँ में तीसरा अटैच हो गया। तो बच्चों अब अगर मैं आप लोगों से कहूँ यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा, दिस विल बी AMP, दिस विल बी एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। और अगर मैं ये दोनों फॉस्फेट को इंक्लूड करूं तो ये हो जाएगा एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। क्या बताया था मैंने आप लोगों को ATP का फुल फॉर्म? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और अगर मैं तीनों फॉस्फेट को ये करूं तो ये होगा एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब आप लोगों को पता है कि जो ये वाला बॉन्ड है, दिस वाज फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, और जो ये दो बॉन्ड है इनको हम लोग कहते हैं फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड। इसको हम लोग कहते हैं फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड्स। अब बताओ मुझे, क्या AMP में कोई फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड है? नो। क्या ADP में कोई फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड है? वन। क्या ATP में कोई फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड है? तो यही फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड टूटते हैं और ATP से फिर एनर्जी निकलता है। तो अब आप इस स्ट्रक्चर के बाद आप लोग लिख लेना फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड्स, सेम फंक्शन, थर्ड ही फंक्शन में अभी ये कर रहा हूं। Phosphoanhydride bonds are highly energetic bonds. And highly energetic bonds, and their breakdown helps in release of energy. Helps in release of energy. और जब आप लोग कोई सा भी रिएक्शन लिखते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन, वहां आप लोग क्या कहते हैं कि ATP जो है
बच्चों ये ब्रेक होता है और एंजाइम का नाम आप लोगों को पता होगा, एटीपीएस एंजाइम, और वो इसको ब्रेक करता है एडीपी में और प्लस एनर्जी मिलता है। और प्लस बच्चों इसको हम लोग इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहते हैं, और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐसे होगा। और इसको हम लोग शॉर्टली इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहते हैं। और या हम लोग एग्जैक्टली जो स्ट्रक्चर है वो इसका ये वाला होता है। बता दो, अगर एटीपी एडीपी में बनेगा कौन सा वाला फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड टूटा होगा, ए वाला या बी वाला? अगर एटीपी से एडीपी बनेगा कौन सा फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड? ए वाला, है ना? तो ये ए वाला बॉन्ड जो टूटेगा, तो जब ये ए बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ से ये फॉस्फेट अलग हो जाएगा और ये फॉस्फेट अलग बचा एडीपी। तो इसीलिए इस फॉस्फेट को जो ये रिलीज हो जाएगा इसको हम लोग कहते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, या इसको शॉर्टली पीआई से डिनोट करते हैं। आर यू डन विद दिस? नो सर। डन सर। जरा आप लोग ये बता दो, क्या अब एडीपी से एनर्जी निकल सकता है? एडीपी से, इससे क्या इसमें कोई फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड है? यस सर। है ना? तो वो फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड ये वाला है, तो अब ये भी टूट सकता है। तभी आप लोग कहते हैं कि जो एडीपी है और वो फिर और इस पे एंजाइम एक्ट करेगा, तो बच्चों और ये कन्वर्ट हो जाएगा एएमपी में और प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में और प्लस एनर्जी। और कभी कभार आप लोग ऐसे दिखाते हैं कि एटीपी डायरेक्टली ब्रेक होता है एएमपी में और प्लस मिलता है एनर्जी। और बच्चों तब आप लोग लेकिन कहते हैं पीपीआई, और ये पीपीआई का मतलब क्या है? दो फॉस्फेट एक साथ बाहर आएगा। तो इस पीपीआई का मतलब है पायरोफॉस्फेट, हम इसे कहते हैं। तो ये आपको जूलॉजी में कम यूज करना है, लेकिन बॉटनी में आपको मेटाबॉलिज्म में काफी ज्यादा जगह पे लिखना है। एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू एडीपी, एडीपी इज कन्वर्टेड इनटू एएमपी, एटीपी कैन बी कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू एएमपी। जरा बच्चों अगर एटीपी कन्वर्ट होगा एएमपी में, तो आप लोगों को लग रहा है ना कि कट तो फिर यहाँ पे लगा होगा, है ना? और जब कट इधर लगेगा, जरा बताओ कितने फॉस्फेट एक साथ बाहर आएंगे? दो। और बचेगा क्या इधर? एएमपी। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि एटीपी डायरेक्टली एएमपी में भी कन्वर्ट होगा, तो दो फॉस्फेट बाहर आएंगे। और जब दो फॉस्फेट बाहर आएंगे तो उसको हम लोग कहते हैं पायरोफॉस्फेट, और ये वाला होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये मतलब एक ही और ये होता है दो। सो दिस वाज रिगार्डिंग द फंक्शन की एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक्ट कर सकता है एज एन एनर्जी कैरियर, और वो एक्ट कर सकता है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। और जैसे मैंने आप लोगों को एटीपी बताया, अब एटी में फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड होता है और ये फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड एनर्जेटिक बॉन्ड हो गए, और जब ये टूटेंगे तो एनर्जी निकल जाएगा। तो नाउ यू कैन राइट देयर द फोर्थ फंक्शन, और फोर्थ फंक्शन आप लोग लिख लेना। ATP या nucleotides help in the formation of nucleotides helps in the formation of secondary messengers. Secondary messengers. So for example, यहाँ पे लिख लेना जैसे साइक्लिक AMP है,
और बच्चों इसको हम लोग शॉर्टली लिखते हैं CEMP, और यह जैसे साइक्लिक GMP है, और ये होगा साइक्लिक गोनोसिन मोनोफॉस्फेट। जैसे मैंने आप लोगों को उधर पे बताया था कि GMP इज मोनोफॉस्फेट। CGMP is cyclic guanosine monophosphate and CAMP is cyclic adenosine monophosphate। तो अब मैं आप लोगों को हार्मोन में भी समझा दूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने इसको बड़ा डीपली दिया हुआ है, तो मैं आपको थोड़ा शॉर्टली यहाँ पे बता दूंगा। सेकेंडरी मैसेंजर्स are involved in the action of water soluble hormones। और वाटर सॉल्युबल हार्मोन जैसे आप लोग लिख लेना फिलहाल यहाँ में इंसुलिन। बच्चों मैं हार्मोन में ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको बता दूंगा, हार्मोन दो तरह के होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल, एक लिपिड सॉल्युबल हार्मोन। जरा आप लोग खुद ही बता दो, क्या ये वाटर सॉल्युबल हार्मोन अब पोलर होगा या नॉन पोलर होगा? पोलर। वेरी गुड, पोलर। क्या पोलर मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है? क्या पोलर? नो, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? हाइड्रोफोबिक, है ना? तो ये पोलर। अब अगर ये इंसुलिन आया और ये अब पोलर है, तो बच्चों ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। तो अब ये इंसुलिन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, और वो रिसेप्टर अंदर में एक और मैसेंजर जनरेट करेगा। जरा बच्चों क्या कहते हैं उस मैसेंजर को? सेकेंडरी मैसेंजर। सेकेंडरी मैसेंजर। और वो सेकेंडरी मैसेंजर जो है वो साइक्लिक एएमपी होता है, साइक्लिक जीएमपी होता है, कैल्शियम होता है, आईपी3 होता है, डीएजी होता है, लेकिन वो मैं आप लोगों को ह्यूमन फिजियोलॉजी में सिखा दूंगा। तो अब आप लोग याद रख लेना, एक हार्मोन, एक एंजाइम है, उसका नाम है एडिनाइलेट साइक्लेस। एडिनाइलेट साइक्लेस helps in formation of CAMP यानी कि साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट फ्रॉम ATP। Cyclic adenylate cyclase helps in formation of CAMP from ATP। Clear? तो उस एंजाइम का नाम जो कि अब इसको बनाता है, तो बच्चों वो एडेनाइलेट साइक्लेस होता है। मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊं? यस सर। अब देखो, यहाँ से एक जगह आपको ये सीखना है, और इस पे फिर टाइम वेस्ट नहीं करना है। और जब मैं आपको हार्मोन पढ़ाऊंगा तो वहां में एकदम से आपको याद आना चाहिए कि एडेनाइलेट साइक्लेस यूज होता है, एटीपी से बनता है। तो बस हार्मोन में आपको याद रखना है CAMP। और अब वहां पे आपको ये टेंशन नहीं लेना ये कहाँ से आया और ये कैसा होता है। तो अगर मैं आप लोगों को कहा था कि सपोज ये अगर ATP है, मैं अब शॉर्टली ATP को बता दूंगा। और बच्चों ATP में आप लोगों को पता है कि यहाँ में एक एडेनिन का बेस होना चाहिए, और प्लस यहाँ में CH2 होगा। ओ, और इसमें 3 फॉस्फेट अटैच होंगे, जो मैंने आप लोगों को अभी सिखाया था। तो मैं मान लूंगा कि दिस इज हियर ATP। तो बच्चों अब इस ATP पे एंजाइम आएगा, और उस एंजाइम का नाम है एडेनाइलेट साइक्लेस। और वो एडेनाइलेट साइक्लेस यहाँ में PPI बाहर आएगा। जरा अगर PPI बाहर आएगा तो कितने फॉस्फेट रहेगा अटैच अब शुगर के साथ? 1 है ना? तो अब अगर 1 फॉस्फेट अटैच रहेगा तो 1 फॉस्फेट लेकिन अटैच रहता है, और वो रिएक्शन करता है कार्बन एटम 3 के साथ।
तो अगर सपोज ये फॉस्फेट है इधर और बच्चों ये इस फॉस्फेट के OH है, अब यहाँ में भी आप लोगों को पता है कि इस थर्ड पे भी OH था, तो अब ये OH और ये OH जो इस फॉस्फेट पे है और ये वाला OH ये रिएक्ट करते हैं और बच्चों वाटर मॉलिक्यूल बाहर आता है, और जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर आएगा तो ये दोनों अब फिफ्थ कार्बन एटम और थर्ड कार्बन एटम एक दूसरे के साथ लिंक हो जाते हैं और ये बेस जो ऊपर आएगा एडेनाइन और ये वाला H होगा और ये वाला H होगा और ये वाला यहाँ OH होगा। अब बताओ क्या होगा ये यहाँ पे, क्या ये AMP है या साइक्लिक AMP है? साइक्लिक AMP। आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है कि ये कैसे बन रहा है, तो बस मैं आपको समझाने के लिए इधर बोला कि आप लोग इसका टेंशन नहीं लेना, खाली याद रख लेना CAMP बनता है ATP से और एंजाइम यूज होता है एडेनाइल साइक्लेस। और ये है, अब मैं आपको आगे समझा दूंगा हार्मोन्स में कि कैसे अब ये CAMP एक्ट करता है एज अ सेकेंडरी मैसेंजर, एंड दिस यू कैन स्किप। तो बच्चों ये था, क्या बोल रहा है लैपटॉप करंट और शॉर्ट उड़ाई दी सीधी। तमीद ये माइक्रोफोन बंद रख लो। चलो अब देख लो आप बच्चों, ये था रिगार्डिंग न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में और उस न्यूक्लियोटाइड का फंक्शन। अब प्राइमरी फंक्शन जो न्यूक्लियोटाइड का है वो बनाना है न्यूक्लिक एसिड, और फिर बताया था कि वो हेल्प करता है कोएंजाइम के फॉर्म में। एक कोएंजाइम बनाया था NADH, एक कोएंजाइम बनाया था FADH, और फिर तीसरा बताया था कि न्यूक्लियोटाइड बनाता है एनर्जी करेंसी कैरियर ऑफ द सेल, और चौथा कि न्यूक्लियोटाइड बनाता है सेकेंडरी मैसेंजर्स। तो अब आप लोग हेडिंग कर लेना टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। तो बच्चों टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड मैं आपको दो बताया था, एक बताया था DNA और एक बताया था RNA। तो फिलहाल हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ DNA से, और DNA याद रख लेना, इट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। सो इसमें आप लोग लिख लेना DNA is polydeoxyribonucleotide। polynucleotide in which deoxyribonucleotides are connected with each other DNA is polydeoxyribonucleotide in which deoxyribonucleotides are connected with each other by 3' 5' phosphodiester bond। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे बनता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड था ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और बच्चों ये वाला बॉन्ड था ईस्टर बॉन्ड, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, और ये वाला होता है, यहाँ में होता है दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्लियर? ये वाला जहां में भी याद रख लेना, जहां में भी ये वाला बॉन्ड होगा C डबल बॉन्ड O, OC बॉन्ड, और कहीं पे होता है फॉस्फेट। और बच्चों कहीं पे होता है फॉस्फेट, और यहां से भी होगा OC और यहां से भी होगा OC। देखो इस वाले बॉन्ड को हम लोग कहते हैं ईस्टर बॉन्ड,
अब बता दो मुझे, ये यहाँ में इस कार्बन की जगह के बीच में क्या है, फॉस्फेट है, तो इसका हम लोग कहते हैं फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। अब देख लो बच्चों इधर में, यहाँ वाला साइड में, जरा ये बता दो ये कौन सा बॉन्ड है इधर, ये वाला? फॉस्फोईस्टर वेरी गुड, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड है ना। अब बताओ मुझे ये वाला बॉन्ड कौन सा है? फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। तो अब बताओ अगर दो फॉस्फोईस्टर बॉन्ड है तो दोनों क्या मिल कहेंगे इसको? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा सर। वेरी गुड, ये बनेगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो ये ईस्टर बॉन्ड, ये फॉस्फोईस्टर बॉन्ड और ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। Are you done with this? यस सर। तो अब देखो पहले मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा और उसके बाद मैं आप लोगों को फिर डीएनए का बाकी कहानी बताऊंगा। मैं एक न्यूक्लियोटाइड लूंगा और ये न्यूक्लियोटाइड जो है आप लोग मुझे इसका नाम बताएंगे खुद क्या है ये। तो बच्चों ये है, यहाँ क्या मैं राइबो शुगर बनाऊंगा इधर या डिऑक्सी राइबो शुगर? डीऑक्सीराइबोस। डिऑक्सी राइबो शुगर है। और ये है यहाँ में एडेनाइन। तो बच्चों ये है इधर में फर्स्ट कार्बन एटम 5 और ये इस कार्बन एटम 5 के साथ फॉस्फेट है। जरा बता दो मुझे इस न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या होगा? डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड या डीऑक्सी एडिनाइलेट बताया था ना, और यह बताया था मैंने आप लोगों को DAMP। तो अब देख लो आप यहाँ पे मैं अब यहाँ पे दूसरा न्यूक्लियोटाइड बनाऊंगा और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट मैं कुछ यहाँ पे बनाऊंगा। और ये फॉस्फेट अटैच होगा कार्बन एटम 5 के साथ और ये कार्बन एटम 5 अटैच होगा कार्बन एटम 4 के साथ। तो बच्चों ये कार्बन एटम 4 है इधर और यहाँ मैं बना लूंगा कि ये, जरा इसका न्यूक्लियोटाइड का नाम बताओ क्या है ये? इस न्यूक्लियोटाइड का नाम बताओ क्या है? डीऑक्सी गोनोसाइन मोनोफॉस्फेट। डीऑक्सी गोनोसाइन मोनोफॉस्फेट। गुड है। तो ये इसका कार्बन एटम 1 है और ये इसका कार्बन एटम 5 है। अब मैं इसी तरीके से अब यहाँ तीसरा न्यूक्लियोटाइड बनाऊंगा। तो तीसरा न्यूक्लियोटाइड में कुछ इस तरह से यहाँ फॉस्फेट बनाऊंगा और यहाँ फॉस्फेट के साथ मैं डबल बॉन्ड O रख लूंगा और बच्चों इस फॉस्फेट के साथ मैं यहाँ OH कनेक्ट करूंगा और इस फॉस्फेट को मैं CH2 के साथ कनेक्ट करूंगा और ये CH2 अटैच होगा 4 के साथ, 4 होगा थर्ड के साथ, थर्ड होगा सेकंड के साथ, सेकंड होगा फर्स्ट के साथ। और अब बताओ मुझे इस न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या होगा? डीऑक्सीसाइटेट डीऑक्सीसाइटेट मोनोफॉस्फेट। डीऑक्सीसाइडेड मोनोफॉस्फेट। और ये H होगा और ये यहाँ में H होगा और यहाँ में बच्चों OH होगा and this one will be H and this is 5 dash और ये यहाँ में 3 dash है और ये यहाँ में 1 dash और ये यहाँ में 2 dash है और ये यहाँ में 4 dash। अब देख लो एक मिनट लिखना आप लोग बंद कर लो, अभी आप लिखना नहीं, अभी आप समझ लेना जरा। ये वाला थर्ड प्राइम कार्बन एटम है ना इधर, और इस थर्ड प्राइम कार्बन एटम पे क्या होता है? OH। और बच्चों इस फॉस्फेट पे क्या होगा इधर में? OH। तो ये फॉस्फेट और ये फॉस्फेट रिएक्ट करेगा और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर आएगा और जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर आएगा तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा और वो बॉन्ड जो है उसको हम लोग कहेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। साइमल्टेनियसली ये कार्बन एटम थर्ड है इधर और बच्चों इस पे OH होता था और ये फॉस्फेट पे OH है इधर। तो ये फॉस्फेट जो फिफ्थ कार्बन एटम पे है और ये थर्ड पे जो OH है ये आपस में रिएक्ट करेंगे, वाटर बाहर आएगा और जब वाटर बाहर आएगा तो इन दोनों के बीच में अब बॉन्ड बनेगा और वो बॉन्ड जो है उसको हम लोग कहेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड।
अब बताओ मुझे इस साइड क्या है, ये P डबल बॉन्ड O OC है ना। P डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड O होगा, दिस वन इज डबल बॉन्ड O है, और P डबल बॉन्ड O OC। अब यहाँ से भी देख लो आप, ये क्या है यहाँ में P डबल बॉन्ड O OC, तो यहाँ से भी फॉस्फोएस्टर, यहाँ से भी फॉस्फोएस्टर, तो क्या कहेंगे इसको, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पे लिख लेना कि ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। सर ये वाला थोड़ा फिर से बोलिए ना। हाँ, मैं आपको यहाँ अभी जो यहाँ पे दिखाया ये वाला, ये दिखाया था POOC POOC, इसको क्या कहेंगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब देख लो इधर, यहाँ में तो ये कार्बन है ना, ये यस ये सर। भी क्या है इधर, कार्बन। अब देख लो इधर, यहाँ में P डबल बॉन्ड O है इधर है, ये यहाँ से OH गया है, और यहाँ से देखो अब ये है P डबल बॉन्ड O OC। जरा क्या कहेंगे आप इस P डबल बॉन्ड O OC बॉन्ड को, ईस्टर बॉन्ड, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड है ना। अब इधर से देख लो आप, यहाँ से जरा देख लो आप, P डबल बॉन्ड O OC, इसको क्या कहेंगे, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो फॉस्फो ईस्टर क्या हो गया, फॉस्फोडाइस्टर। डाइस्टर बॉन्ड। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि ये यहाँ में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। और स्टार्ट कहाँ से हुआ, 3 प्राइम से, और बच्चों एंड किस पे हो गया, 5 प्राइम पे, और 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और ये वाला भी सेम ही बॉन्ड होगा, यहाँ से भी फॉस्फोएस्टर, यहाँ से भी फॉस्फोएस्टर, तो 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और डीएनए के 2 एंड होते हैं, एक एंड डीएनए का, जरा बच्चों कौन सा एंड होता है, 5 प्राइम 5 प्राइम एंड, और दूसरा एंड डीएनए का होता है 5 प्राइम एंड। और ये वाला हो जाएगा 3 प्राइम एंड। और इस फिगर का आप नाम दे सकते हैं कि दिस इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड नहीं, पॉलीडीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड। अब बताओ दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, जरा बच्चों ये वाला बॉन्ड बता दो, ये वाला बॉन्ड कौन सा है इधर, दिस वन, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। दिस इज फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप, दिस इज फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। ये डाईस्टर है और ये ईस्टर बॉन्ड। ये हो गया सबका, नो सर। तो अगर आप लोग चौथा न्यूक्लियोटाइड लाएंगे तो चौथा न्यूक्लियोटाइड का 5' एंड रिएक्ट करेगा इस 3' एंड के साथ, और तब भी फोर्थ न्यूक्लियोटाइड का 3' एंड लास्ट पे रहेगा। क्या यहाँ पे ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है या यहाँ में ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए लग रहा है बच्चों, क्या आपको यहाँ पे ये एक ही स्ट्रैंड लग रहा है या आपको ये 2 स्ट्रैंड लग रहे हैं इधर, 1 ही स्ट्रैंड है, तो लेकिन डीएनए ज्यादातर डबल स्ट्रैंडेड होता है। मैं नेक्स्ट पेज पे चला जाऊं,
यस सर, हो गया सर। चलो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे यहाँ पे कि लिख लेना आप डीएनए इज जनरली डबल स्टैंडर्ड। DNA is generally double standard, but single standard DNA जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को एसएस डीएनए से भी हम शॉर्टली लिख सकते हैं और डबल स्टैंडर्ड डीएनए को डीएस डीएनए से लिख सकते हैं। यस सर, यस हाँ, तो बट सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इज present in 5 into 174 bacteriophage। तो ज्यादातर डीएनए अब डबल स्टैंडर्ड होता है, तो इसीलिए हम लोगों को अब यहाँ पे देखना है वाटसन क्रिक डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। वाटसन क्रिक डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। चलो बच्चों इसमें लिख लेना इट इज डिस्कवर्ड बाय वाटसन एंड क्रिक in 1953 by using X-ray crystallographic या आपको कहीं पे आएगा एक्सरे डिफ्रैक्शन। एक्सरे डिफ्रैक्शन by using X-ray crystallographic या X-ray diffraction model of DNA provided by Wilkins and Franklin। Provided by Wilkins and Franklin। जो दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था विल्किन और दूसरे का नाम था फ्रैंकलिन। इन्होंने डीएनए का जब आइसोलेशन किया तो डीएनए के आइसोलेशन के बाद डीएनए को ठंडा किया और कोल्ड मतलब माइनस टेम्परेचर पे रखा और उसके क्रिस्टल बनाए और फिर उस क्रिस्टल पे एक्सरेज डाल डाल के उसका पता करा कि कार्बन कहाँ है, नाइट्रोजन कहाँ है, डिफरेंट एटम्स कहाँ है। तो उन्होंने एक मॉडल डिस्कवर किया, तो उस मॉडल को हम लोग फिलहाल देते हैं नाम की डिफ्रैक्शन, यह मॉडल है ये एक्सरे डिफ्रैक्शन मॉडल ऑफ डीएनए। और उसी एक्सरे डिफ्रैक्शन मॉडल ऑफ डीएनए जो डिस्कवर किया था विल्किन एंड फ्रैंकलिन ने, और उसी का सहारा लिया, उसी का हेल्प लिया वाटसन एंड क्रिक ने, और फिर उन्होंने डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए डिस्कवर किया। तो लेकिन क्रेडिट इनको भी जाता है, तो इसीलिए इनको भी मिला नोबेल प्राइज अलोंग विद द वाटसन एंड क्रिक, बिकॉज मेनली इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया था और फिर लोगों तक जो ज्यादातर पहुंचाया और वाटसन एंड क्रिक ने पहुंचा दिया। अगर आपको कभी भी पूछा जाए एक्सरे डिफ्रैक्शन मॉडल ऑफ डीएनए इज डिस्कवर्ड बाय तो विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। अगर पूछा जाए वाटसन एंड क्रिक ने कौन सा मॉडल ऑफ डीएनए को यूज किया तो याद रखना एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक या एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड, और जो इन दो साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया। तो अब आप लोग एक सब हेडिंग कर लेना वहां में फीचर्स ऑफ डबल हेलिकल डीएनए। तो इसमें आप लोग लिख लेना पहला पॉइंट, डबल स्टैंडर्ड डीएनए और ब्रैकेट में लिख लेना
dsDNA, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और बच्चों dsDNA को हम लोग डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कहते हैं। इज फॉर्म फर्स्ट by the help of hydrogen bonds. Is formed first by the help of hydrogen bonds. And this double-stranded DNA coils around a common axis. Coils around a common axis so that to form double helical DNA. बच्चों क्या पहले डबल हेलिकल डीएनए बनता है या पहले डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनता है? क्या पहले डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनता है या पहले हेलिक्स बनता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। पहले डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनेगा और बाद में वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो हेलिक्स में कन्वर्ट होता है, क्योंकि वो कॉइल करता है इनटू द दिस कॉइल पैटर्न अराउंड अ कॉमन एक्सिस और बना देता है हेलिक्स। अब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो बनता है बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो पहले वो हाइड्रोजन बॉन्ड वाला ही कहानी खत्म करेंगे। सो इसमें लिख लेना कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, complementary base pairing occurs in double-stranded DNA. Complementary base pairing occurs in double-stranded DNA, that is A and T or C and G can pair with each other. A T के साथ पेयर कर सकता है और T A के साथ पेयर करेगा, C G के साथ या G C के साथ। तो इसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। Are you done with this? Yes sir. तो देखो नेक्स्ट पॉइंट, या चलो इसको पहले ऐसे लिखते रहो आप नीचे। ये अगर सपोज मैं लूंगा कि ये एडेनिन है, तो बच्चों ये एडेनिन जो है ये पेयर कर सकता है थाइमीन के साथ, और या हम लोग कह सकते हैं कि थाइमीन जो है अगर आएगा वो पेयर कर सकता है एडेनिन के साथ, और या हम लोग कह सकते हैं साइटोसिन जो है वो पेयर कर सकता है जी के साथ, और या हम लोग कह सकते हैं कि जी किसके साथ पेयर करेगा? सी के साथ। एंड दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री बेस। और जो ये बॉन्ड है इधर, और बच्चों ये है हाइड्रोजन बॉन्ड्स। Yes, sir. एंड दीज आर द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो अब हम लोग ये हाइड्रोजन बॉन्ड वाला पॉइंट लिखेंगे। देखो ड्यूरिंग complementary base pairing, A and T pairs with each other by two hydrogen bonds. While as C and G pair with each other by three hydrogen bonds. बच्चों क्या ये डबल बॉन्ड है उधर या दो हाइड्रोजन बॉन्ड है?
क्या ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, या ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है? 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन। बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आप लोग डबल बॉन्ड कभी भी नहीं कहना, बिकॉज डबल बॉन्ड जो है वो एक कोवेलेंट बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो एक कोवेलेंट बॉन्ड है। क्या हाइड्रोजन बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होता है या नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होता है? नॉन कोवलेंट। नॉन कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप लोग डबल बॉन्ड कहेंगे तो मतलब ये तो कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, तो लेकिन ये डबल बॉन्ड नहीं है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, the one helix of या बच्चों एक हेलिक्स को एक टर्न भी कह सकते हैं। तो वन हेलिक्स या टर्न ऑफ डबल हेलिकल डीएनए contains 10 base pairs और या इनको शॉर्टली हम लिखते हैं 10 BP that covers a distance of that covers a distance of 34 angstroms। और बच्चों 34 एंगस्ट्रॉम के ब्रैकेट में जो है आप लोग लिख सकते हैं 3.4 नैनोमीटर। डन। तो इसलिए ना दैट इज द helix length, that is the helix length या pitch of the helix is 34 angstrom। और आप नीचे लिख सकते हैं कि जो 1 नैनोमीटर जो है वो बराबर होगा 10 एंगस्ट्रॉम। अब बताओ 3.4 नैनोमीटर कितने एंगस्ट्रॉम के बराबर हुआ? 3.4 तो ये वाला पॉइंट जो लिखा है मुझे याद रख लेना, ये एनसीईआरटी में है कि मतलब जो हेलिक्स लेंथ का जो है या पिच ऑफ द हेलिक्स और वो होगा 34। तो यहाँ पे इसके ब्रैकेट में एनसीईआरटी लिख लेना। अच्छा सारा पॉइंट एनसीईआरटी में है बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट तो लिख लेना आप। नेक्स्ट पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स is 3.4 एंगस्ट्रॉम और यह लिख लेना बच्चों 0.34 नैनोमीटर। डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स इज 3.4 एंगस्ट्रॉम। और यह ऐसे कर सकते जरा 10 बेस पेयर का डिस्टेंस कितने एंगस्ट्रॉम था? 34। तो बच्चों अगर हम 10 से डिवाइड करें तो वो कितना आएगा? 3.4। और यह अगर हम लोग नैनोमीटर में दिखाएं तो नैनोमीटर में कितना था? एक हेलिक्स का 10 बेस पेयर का लेंथ 3.4 नैनोमीटर और डिवाइड बाय 10 करें तो वो कितना आएगा? 0.34 नैनोमीटर। 0.3 नैनोमीटर। तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, अगर एक बेस पेयर है तो एक बेस पेयर के बाद दूसरा बेस पेयर वो राइज करेगा बाय 3.4 एंगस्ट्रॉम्स। तो इसमें आप लिख सकते हैं दैट इज द राइज पर बेस पेयर is 3.4 angstroms। That is the rise per base pair is 3.4 angstroms।
चलो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ ये पहले, ये राइज पर बेस कर्व का मतलब क्या है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे अगर सपोज ये एक बेस पेयर है ये वाला, और दूसरा बेस पेयर, ये दूसरा बेस पेयर है, तो ये दूसरा बेस पेयर जो है ये पहले बेस पेयर से दूर होगा 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो मतलब इसको हम लोग कहते हैं राइज पर बेस पेयर। तो अब बता दो मुझे, जब तीसरा बेस पेयर आएगा वो कितना दूर होगा सेकंड वाले से? 3.4। जैसे अगर सपोज ये एक हेलिक्स है, ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है मेरे हाथ में, तो इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को मैं अब कॉइल करूं तो ये कॉइल ऐसे हो जाएगा। तो फिर मैं अब इसको और कॉइल करूं तो ये कॉइल ऐसे होगा। तो अब जब ये कॉइलिंग जब होगा ना, तो इसमें पर बेस पेयर एंगल में भी राइज हो रहा है और डिस्टेंस में भी राइज हो रहा है। तो पहले मैंने डिस्टेंस वाइज बता दिया आपको, तो वो था 3.4 एंगस्ट्रॉम, और अगर हम एंगल देखें तो एंगल होता है 36 डिग्री। सो लिखो अब नेक्स्ट, आर यू डन विद दिस? Yes, sir. हाँ, Yes, तो sir. अब आप लोग नेक्स्ट वाला लिख लेना। ड्यूरिंग कॉइलिंग the angle between the angle difference between two base pair, या ऐसे लिख लेना, during coiling each base pair rises by 36 डिग्री। सो क्या कोई बच्चा आप लोगों में बता सकता है एक हेलिक्स कितना एंगल कवर करेगा? हाँ, 360 degree. वेरी गुड, 360 डिग्री, एंगल ऑफ 360 डिग्री। और बिकॉज एक बेस पेयर जो है वो 36 कर रहा है, और एक हेलिक्स में कितने बेस पेयर है? 10. 10 बेस पेयर है, तो वो कितना आएगा? 36 डिग्री है। देखो नेक्स्ट पॉइंट, DNA is in a double stranded, in a double helical DNA, in a double helical DNA, the two strands of DNA are antiparallel. That is two different ends face each other. In a double stranded DNA. तो इसका मतलब क्या है? अगर सपोज ये एक स्ट्रैंड है और बच्चों ये दूसरा स्ट्रैंड है, और ये इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो अब ये स्ट्रैंड जो है, इस स्ट्रैंड का जो पहला वाला है इसका एंड होगा 5' और इसका एंड होगा 3'। और अगर इसका 5' होगा, इसका दूसरा एंड क्या होगा? 3' और इसका दूसरा एंड क्या होगा? 5' होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं एंटी पैरेलल नेचर ऑफ डीएनए। मतलब सेम एंड फेस नहीं करता है, डिफरेंट एंड्स फेस करता है। Right, the next point, the diameter of double helix बच्चों ये डबल हेलिकल डीएनए क्या इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा, टर्शियरी स्ट्रक्चर होगा, या ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होगा?
अगर आप लोग से पूछा जाए डीएनए हैज डैश स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, क्वाटरनरी, टर्शियरी, तो क्या कहेंगे? बच्चों क्या है ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर क्या प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, टर्शियरी होगा, क्वाटरनरी होगा? अच्छा चलो, मैंने आप लोग को प्रोटीन में कितना स्ट्रक्चर बताया था? 4। तो जरा मुझे आप लोग सेकेंडरी का 2 टाइप बता दो। सेकेंडरी का 2 टाइप क्या था? अल्फा हेलिकल। वेरी गुड, अल्फा हेलिकल एंड बीटा प्लेटेड। अब बता दो हेलिकल वाला स्ट्रक्चर क्या सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है? हेलिकल वाला स्ट्रक्चर। अरे अभी बताया ना भाई आप लोगों ने, प्रोटीन का हेलिकल, प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर कितने तरह का होता है? 2, एक अल्फा हेलिकल, एक बीटा प्लेटेड। अब बता दो हेलिकल स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर है, आप सेकेंडरी है या प्राइमरी है? सेकेंडरी। सेकेंडरी। अब बताओ ये डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर होगा? सेकेंडरी। सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे लिख लेना a type of secondary structure। हो सकता है ये क्वेश्चन भी कभी कभार पूछा जाता है। The diameter of double helical DNA is 20 angstroms। और बच्चों 20 एंगस्ट्रॉम जो है वो 2 नैनोमीटर के बराबर होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिख लेना। The double helical DNA is similar to helical staircase। आप लोगों ने देखा होगा जो कहीं पे बिल्डिंग में जो बड़ा लंबा बिल्डिंग होगा, ऊंचा बिल्डिंग होगा, उसमें ना सीढ़ी होता है और वो सीढ़ी जो है वहां में हेलिकल सीढ़ी होता है ऐसे। और उस सीढ़ी में जो है आप लोगों ने देखा होगा उधर में थोड़ा रेलिंग होता है और एक लोहा रहता है साइड में, इधर में भी लोहा रहता है और वो लोहा जनरली पाइप के साथ अटैच होता है और बीच में स्टेप्स होते हैं उस सीढ़ी के, और जो स्टेप्स हम लोग यूज करते हैं और जिससे हम लोग ऊपर ऊपर जा सकते हैं। तो अब कहते हैं कि जो ये डबल हेलिकल डीएनए है ये इसी सीढ़ी से सिमिलर है। और अब देख लो यहाँ में जो सेंटर में है वो तो स्टेप्स हैं और साइड में जो है वो रेलिंग है। और इस रेलिंग में क्या क्या है, एक पाइप लगा होता है और प्लस काफी सारे लोहे के रॉड्स लगे होते हैं। तो अब कहता है कि ये डबल हेलिकल डीएनए इसी के जैसा है और जिसमें सेंटर पे रहता है बेसिस और जो पेरिफेरी जो है वो पेरिफेरी पे रहता है शुगर एंड फॉस्फेट। अब जो बेसिस जो है वो बनाएंगे स्टेप्स और जो फॉस्फेट और शुगर जो पेरिफेरी पे है वो बनाएगा द बैकबोन ऑफ द डबल हेलिकल डीएनए। So लिखो the double helical DNA is similar to helical structure, a helical staircase in which bases are present at center. In which bases are present at center and while as लिख लेना while as sugar and phosphate are present at periphery. In which bases are present at center while as sugar and phosphate are present at periphery. और full stop करके लिखना the peripheral Are you done with this? No, sir. No, sir. No. No, sir. No, sir. अब बता दो जो ये डबल हेलिकल डीएनए है, डबल हेलिकल डीएनए के सेंटर पे क्या रहेगा, कौन सा कंपोनेंट रहेगा? बेसिस रहेंगे। और जो पेरिफेरी पे है वो क्या क्या होगा? शुगर एंड फॉस्फेट होगा। तो
तो नेक्स्ट लिख लेना आप, द पेरिफेरल sugar and phosphate forms backbone of helical DNA. Though everything is in the NCERT, what I taught you, but this point is generally ignored by student और इसलिए ज्यादातर पूछा जाता है। तो शुगर एंड फॉस्फेट पेरिफेरी पे होता है और बेसिस जो है वो सेंटर पे होता है, और यही पेरिफेरल शुगर और फॉस्फेट उस हेलिकल डीएनए का बैकबोन बनाता है। क्लियर? Yes, sir. अब आप लोग नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना इसमें, द बेस remains perpendicular to the axis of sugar in a helical DNA. The base remains perpendicular to axis of sugar in a helical DNA. अब देख लो आप इधर, अगर सपोज ये मेरा हैंड है और ये हैंड मान लो ये शुगर है, ठीक है, और अब इस शुगर में जो है यहाँ बेस के साथ अटैच है, तो ये शुगर और ये बेस का जो एंगल होगा एंड दैट विल बी 90 डिग्री एंगल। सो अगर ये एक शुगर है तो यहाँ में बेस होगा, फिर दूसरा शुगर है बेस 90 डिग्री, फिर तीसरा शुगर है यहाँ में बेस जो है वो 90 डिग्री एंगल पे होगा। तो पहले मैं आप लोगों को यहाँ में ये स्ट्रक्चर दिखाऊंगा हेलिकल, और इसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ा सा और पॉइंट बताते जाऊंगा। तो अब देख लो बच्चों, यहाँ पे मैं दो स्ट्रैंड लूंगा, ये वाला सपोज एक स्ट्रैंड है इधर, और ये जनरली एक स्ट्रैंड कॉइल नहीं करता है, कॉइल करता है दोनों स्ट्रैंड, पहले दो स्ट्रैंड बनता है और फिर बनता है स्ट्रैंड, लेकिन मैं पहले आपको यहाँ पे एक ही बना सकता हूँ एक टाइम में, तो इसी, लेकिन बेसिकली दो स्ट्रैंड जो है वो कॉइल करता है, पहले डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनता है और फिर वो कॉइल करता है, और फिर वो कॉइल करके बना देगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो बच्चों ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का जो ये वाला एंड होगा एक, सपोज ये 5' है, और इसी का दूसरा एंड जो होगा और वो होगा 3'। तो अगर ये 5' है और ये वाला 3' होगा। अब देख लो आप यहाँ में जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये शेप है ना, ये एस शेप, और ये हम लोग कहेंगे कि दिस इज वन हेलिक्स, ये वाला, और ये वन हेलिक्स जो है इसको हम लोग कहेंगे, अगर इस पिच ऑफ द हेलिक्स कहेंगे या हेलिक्स लेंथ कहेंगे हम। तो बच्चों ये हेलिक्स लेंथ जो है, जरा कितना बताया था मैंने आप लोगों को हेलिक्स लेंथ होता है 34 एंगस्ट्रॉम। अब ये वाला बताओ मुझे, ये डायमीटर कितना बताया था इसका होगा? 20 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? तो अब देख लो आप यहाँ में ये डीएनए जो है जरा कितने बेस पेयर होगा इसका एक हेलिक्स में? 10। वेरी गुड, 10 है। तो अब बच्चों अगर हम लोग बताएंगे दो बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस होगा? दो बेस पेयर के बीच में, वेरी गुड है, तो 3.4 होगा। तो अब देख लो यहाँ पे, अगर मैं इस डीएनए को यहाँ पे बना लूं बेस पेयर्स, तो मैं कहूंगा सपोज ये यहाँ में एडेनिन है, और बच्चों ये वाला यहाँ में थाइमिन होगा, और अगर मैं यहाँ में कहूंगा ये साइटोसिन है, जरा इधर में क्या होगा? ग्वानिन। अगर यहाँ में ग्वानिन होगा, इधर में क्या होगा?
साइटोसिन अगर यहाँ में थाइमीन होगा, यहाँ में क्या होगा? Adenine. एडेनाइन। Adenine. अगर यहाँ में एडेनाइन होगा, यहाँ में क्या होगा? Thymine. थाइमीन। तो साइमल्टेनियसली यहाँ C और इधर में G होगा, और यहाँ में G होगा, इधर में C होगा, और यहाँ में अगर T होगा और यहाँ में A होगा, और अगर यहाँ में A होगा, यहाँ में T होगा, और यहाँ में अगर G है और यहाँ में C होगा। अब इधर में ही बताया था मैंने आप लोगों को, जो इनका हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, तो इसके और इसके बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकते हैं? 2। और ये 3, और इसके बीच में 3, और इसके बीच में 2, और इसके बीच में 2। तो बच्चों यहाँ में भी 3 होगा, और यहाँ में भी 3 होगा, और इधर में भी 3 होगा, और यहाँ में भी 2 होगा होगा। सर यहाँ में भी। हाँ, रुको ना। जिससे पे थे हाँ, यहाँ में 2 होगा, और यहाँ में 2 होगा, और यहाँ में क्या होगा? 3 होगा। तो अब अगर मैं कहूँ आप लोगों को, ये 2 बेस पेयर है इधर, ये वाला, जरा ये बता दो मुझे, इन 2 बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? 3.4 3.4 नेक्स्ट। क्लियर? सो ये है डिस्टेंस बिटवीन द 2 बेस पेयर्स, और ये इसके और इसके इसी तरीके से फिर राइज पर बेस पेयर जो है वो 3.4 होगा। अब देखो, जब ये डीएनए कॉइल कर रहा है ना, इधर में 2 स्पेसेस बन रहा है, एक ये बड़ा वाला स्पेस और ये एक छोटा वाला स्पेस। तो जो ये छोटा वाला स्पेस है, इसको हम लोग कहते हैं माइनर ग्रूव। यस सर, बड़ा वाला को मेजर ग्रूव। वेरी गुड। और ये बड़ा वाला स्पेस को हम लोग कहते हैं मेजर ग्रूव। और इस फिगर का नाम आप लोग देना डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। सर आप मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप वाला। हाँ, जो ये बड़ा स्पेस है ना इधर, ये वाला ये बड़ा स्पेस, जरा इस बड़ा स्पेस को क्या कहेंगे इधर? मेजर ग्रुप। और जो ये छोटा स्पेस है इधर, इसको क्या कहेंगे? माइनर ग्रुप। और ये वाला मेजर ग्रुप, ये वाला माइनर ग्रुप, ये वाला माइनर ग्रुप, ये वाला मेजर ग्रुप, ये वाला मेजर ग्रुप, ये वाला क्या होगा? माइनर ग्रुप होता है। और इसमें लिख लेना डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, या वाटसन क्रिक डबल हेलिकल मॉडल। और ये वाला नेचर जो है इधर बनाया मैंने, और दिस नेचर इज कॉल्ड एज व्हिच नेचर? एंटी पैरेलल नेचर ऑफ डीएनए। 3-5- और यहाँ में 3-5। आर यू डन विद दिस? Yes, sir. Yes, sir. तो ये है, चलो ये मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप वाला पॉइंट पे लिखते हैं जवाब। देखो, ड्यूरिंग the coiling of double helical DNA, two types of spaces, that is major groove and minor groove. are produced। बच्चों, क्या डीएनए खाली अकेले डीएनए ही रहता है, या इसके साथ प्रोटीन वगैरह भी आता है, इंटरेक्ट हो जाता है? क्या डीएनए खाली डीएनए ही रहता है क्रोमोसोम में, या डीएनए क्रोमोसोम बनेगा प्रोटीन वगैरह के हेल्प से? प्रोटीन हिस्टोन्स आएगा, है ना? अब हिस्टोन जो है जब इस डीएनए के पास आएगा तो वो बड़ी जगह में घुस जाएगा, और वो बड़ी जगह क्या है? मेजर ग्रुप। डीएनए से डीएनए बनता है, कौन सा एंजाइम बनाता है? डीएनए पॉलीमरेज। और डीएनए पॉलीमरेज क्या है? प्रोटीन।
और वो घुस जाएगा मेजर ग्रुप में। डीएनए से आरएनए बनता है, उसको क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। कौन करता है? आरएनए पॉलीमरेज। और वो आरएनए पॉलीमरेज किसमें घुस जाएगा? मेजर ग्रुप में। तो इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ लिखाऊंगा मैक्सिमम ऑफ प्रोटीन्स, मैक्सिमम ऑफ प्रोटीन्स लाइक, मैं लिखूंगा इधर में हिस्टोन्स या डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज इंटरेक्ट विद मेजर ग्रुप। की जगह बड़ा है तो इसीलिए वो आराम से उसमें ऑक्यूपाई हो सकता है। Are you done with this? No, sir. Done, sir. तो अब आप लोग याद रख लेना कि जो डबल हेलिकल डीएनए जो है, तो डबल हेलिकल डीएनए में पहले डबल स्ट्रैंड बनता है और फिर हेलिकल डीएनए बनता है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है एओटी और जी से में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, 10 बेस पेयर होता है एक हेलिक्स में जो कवर करता है 34 एंगस्ट्रॉम और उसको हम लोग पिच ऑफ हेलिक्स कहते हैं। और 2 बेस पेयर के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस होगा। और उसके बाद यहाँ में कॉइलिंग के समय एक हेलिक्स 360 डिग्री एंगल कवर करता है और एंटी पैरेलल नेचर होता है। डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम होगा और बेसिस होता है सेंटर पे और शुगर और फॉस्फेट होता है पेरिफेरी पे और बनाता है बिग बैकबोन ऑफ द हेलिक्स। और उसके बाद 2 तरह के स्पेसिस बनते हैं। तो अब आप लोग हेडिंग कर लेना वहां में फॉर्म्स ऑफ डीएनए। फॉर्म ऑफ डीएनए, form of DNA changes inside the cell due to change in humidity, or salt concentration. तो इसमें लिख लेना more than dozen forms of more than dozen या more than 12 forms of DNA are present. DNA are present that are represented by English alphabets. More than dozen forms of DNA are present that are represented by English alphabets. तो बच्चों ये पॉइंट जो है ये याद रख लेना आप, ये एनसीईआरटी में हो, लेकिन एनसीईआरटी ने कहा है कि you will came to know about these forms of DNA in the higher classes. लेकिन कम से कम तो ये पॉइंट आप लोगों को एनसीईआरटी का याद रखना है कि डीएनए के 12 से ज्यादा फॉर्म हो सकते हैं। और जैसे मैं आप लोगों को कहूंगा इंग्लिश अल्फाबेट का मतलब क्या है, जैसे एडीएनए और जैसे बच्चों पीडीएनए और जैसे सीडीएनए, जैसे डीडीएनए और जैसे एचडीएनए और या जैसे जेडडीएनए। अब इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो बच्चों जब भी अगर सपोज आप लोग अभी बैठे हुए हैं घर में या कहीं स्कूल में बैठे हुए हैं, तो आप लोगों का ना एक पोजीशन होगा। तो जब आप लोग थक जाएंगे तो बॉडी का ऑटोमेटिकली जो है वो पोजीशन चेंज हो जाएगा और बॉडी का जो बैठने का पोस्चर था वो भी चेंज हो जाएगा। तो इसी तरीके से जब सेल के अंदर ह्यूमिडिटी चेंज होता है या सॉल्ट कंसंट्रेशन चेंज होता है तो डीएनए कभी बड़ा खुला हो जाएगा और कभी बड़ा नैरो हो जाएगा।
और जब डीएनए नैरो होगा तब लंबा होगा, और जब डीएनए खुला हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, तब शॉर्ट हो जाएगा। तो उस तरीके से डीएनए में कंटिन्यूअसली चेंजेस आता रहता है। तो वो अब जो टोटल चेंजेस देखा गया वो 12, मोर देन 12। तो लेकिन आप लोगों को जैसे मैंने बताया ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, एच डीएनए, जेड डीएनए, तो अब इनसे रिलेटेड मैं आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूंगा। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वाटसन एंड क्रिक explain the features of BDN। और बच्चों ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है, दिस इज इन एनसीईआरटी। अब बताओ क्या है वो फीचर्स ऑफ बीडीएनए। डायमीटर क्या है बीडीएनए का? डायमीटर क्या है बीडीएनए का? 20 एंगस्ट्रॉम है ना। पिच ऑफ द हेलिक्स क्या है? 34 एंगस्ट्रॉम। 34 एंगस्ट्रॉम। एंटीपैरेलल नेचर, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, वो है बीडीएनए। अब वाटसन एंड क्रिक ने इन डीएनए में से बीडीएनए का फीचर एक्सप्लेन किया था। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है लिख लेना आप, एडीएनए इज वाइडेस्ट डीएनए। और बच्चों इसका डायमीटर जो है एडीएनए का वो 23 एंगस्ट्रॉम होता है। एंड ZDNA is narrowest, और इसमें डायमीटर जो है वो 18 एंगस्ट्रॉम। तो डायमीटर एडीएनए का बड़ा होता है, और जिसका डायमीटर बड़ा होगा वो वाइड होगा, और जिसका डायमीटर छोटा होगा वो नैरो होगा। तो नैरो एडीएनए होता है ZDNA, और एडीएनए जो है वो वाइडेस्ट होता है। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिख लेना यहाँ में, HDNA is the only triple helical DNA that also contains Hugeston base pairing। बच्चों कितने डीएनए में ज्यादातर स्ट्रैंड थे? 2 थे या 3 थे? डबल 2 है ना। तो लेकिन जो ये HDNA है इसमें कितने स्ट्रैंड होते हैं? 3 स्ट्रैंड होता है। जरा और कौन सा प्रोटीन में मैंने आप लोगों को कहा था 3 स्ट्रैंड होता है? और कौन सा प्रोटीन? कोलाजन बताया था। कोलाजन जिसका स्ट्रक्चर रामचंद्रन ने डिस्कवर किया, वो भी क्या था? ट्रिपल हेलिकल प्रोटीन था। तो अब जो तीसरा स्ट्रैंड है ना, वो तीसरा स्ट्रैंड जो बेस पेयरिंग कर रहा है बाकी के साथ, जो बाकी 2 स्ट्रैंड है, तो वो हुगस्टन ने डिस्कवर किया और उनका नाम दिया हुगस्टन बेस पेयरिंग। और ये आप लोगों को पूछा जाता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से, जो मैंने ये वाले पॉइंट बताए। बायोमोलिक्यूल में इनका कम चांसेस है। सो HDNA याद रख लेना, अगर कभी भी पूछा जाए हुगस्टन बेस पेयरिंग इज प्रेजेंट इन, तो याद रखना है इट इज HDNA, और ट्रिपल हेलिकल DNA इट इज HDNA। तो अब मैं आप लोगों को इसका नेक्स्ट पॉइंट बताते जाऊंगा। ZDNA is a left-handed DNA. Is a left-handed DNA, while as other forms of DNA, like pDNA are right-handed। मैंने आप लोगों को कहा था ना, प्रोटीन का हेलिक्स 2 तरह का होता है। एक प्रोटीन हेलिक्स क्या बताया था?
लेफ्ट Left हैंडेड एक क्या बताया था, तो कहा था कि Right. जब अगर कॉइल ऐसा करेगा राइट की ओर तो उसको हम लोग कहते हैं राइट हैंडेड, और अगर कॉइल करेगा लेफ्ट की ओर उसका क्या बताया था मैंने, Left लेफ्ट hand. हैंडेड। तो अब जो डीएनए जो है जेड डीएनए वो होता है लेफ्ट हैंडेड डीएनए, और बच्चों जो बी डीएनए या बाकी डीएनए है वो कौन सा डीएनए होता है, राइट हैंडेड डीएनए। और इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट कर देना। अब बताओ जो वाटसन क्रिक डीएनए है क्या वो राइट हैंडेड डीएनए है या वाटसन क्रिक डीएनए जो है वो राइट लेफ्ट हैंडेड हैंड, डीएनए, राइट वेरी गुड, राइट हैंडेड राइट डीएनए वो, और जेड डीएनए जो है वो याद रखना वो लेफ्ट हैंडेड डीएनए होता है। सो दिस वाज रिगार्डिंग द फॉर्म्स ऑफ डीएनए, और इसमें से आपको 2 पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला मोर देन डजन और एक वाटसन क्रिक ने बी डीएनए का, और तीसरा प्रेफरेंस दे देना इसको कि जेड डीएनए लेफ्ट हैंडेड होता है और ये वाला राइट हैंडेड होता है। तो अब आप लोग इसमें लिख लेना, नेक्स्ट हेडिंग कर देना स्टेबिलिटी ऑफ डबल हेलिकल डीएनए। स्टेबिलिटी ऑफ डबल हेलिकल डीएनए, सो इसमें लिख लेना द double stranded DNA, the double stranded DNA is formed by the help of, बच्चों कौन से बॉन्ड्स बनाता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को, कौन से बॉन्ड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। तो अब बता दो जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड 2 स्ट्रैंड को जोड़ देगा तो बना देगा डबल स्ट्रैंडेड। अब 2 डीएनए क्या नेगेटिवली चार्ज होता है या पॉजिटिवली चार्ज होगा, DNA is negatively DNA charged. नेगेटिवली चार्ज। जब ये दोनों स्ट्रैंड पास पास आएंगे क्या आपको लग रहा है रिपल्शन होगा या वहां पे आपको लग रहा है अट्रैक्शन होगा, Repulsion. रिपल्शन होगा, है ना। तो जब रिपल्शन होगा क्या डीएनए अब स्टेबल होगा या अनस्टेबल हो जाएगा, अगर रिपल्शन होगा अनस्टेबल होगा, तो लेकिन डीएनए तो है तो दैट मींस उसकी स्टेबिलिटी है, तो वो देखना है कि वो स्टेबिलिटी किस वजह से है। तो लिखो इसमें द डबल हेलिकल डीएनए, द डबल हेलिकल डीएनए is stabilized by histones। बच्चों कौन सा चार्ज था हिस्टोन में, DC protein negative. पॉजिटिव चार्ज था ना, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। डबल हेलिकल इज स्टेबलाइज्ड बाय हिस्टोन्स एंड मैग्नीशियम that neutralizes the negative charge of DNA, that neutralizes the negative charge of DNA and prevents repulsion between 2 strands of double stranded DNA। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड ने तो बनाया डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, लेकिन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो ही बना तो वहां रिपल्शन होगा, तो वो रिपल्शन ओवरकम करेगा हिस्टोन प्रोटीन और वो ओवरकम करेगा मैग्नीशियम, बिकॉज मैग्नीशियम फॉस्फेट के नेगेटिव चार्ज के साथ इंटरेक्ट करेगा और उस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा और फिर रिपल्शन को रोक देगा। और तीसरा लिख लेना बेस स्टैकिंग, बेस स्टैकिंग दैट इज यहां में लिख सकते हैं आप बंडलिंग या कॉइलिंग या एक्यूमुलेशन, that is bundling of base pairs on each other also provides stability to double helical DNA।
तो देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ में एक कॉइन ले लूं और ये कॉइन जो है, ये मैं एक कॉइन लिया और इस कॉइन को मैंने अब दूसरे कॉइन के ऊपर रखा और बिल्कुल एक प्रॉपर अलाइनमेंट में, और इसको मैंने तीसरे कॉइन पे रखा। तो जब मैं इन कॉइन्स का बंडल बनाऊंगा तो ये बंडल ना बिल्कुल जो है स्टेबल रहेगा, क्योंकि मैंने इनका जो बंडलिंग जो है वो बड़े सही ओरिएंटेशन में करा। तो इसी तरीके से बेस पेयर जब आएगा, सपोज अगर ये 80 बेस पेयर है तो बच्चों ये स्टैक करेगा सपोज सीजी बेस के ऊपर, और सीजी बेस पेयर जो है वो स्टैक करेगा जीसी बेस, और इसी तरीके से टी ए। तो जब ये स्टैक करेंगे एक दूसरे के ऊपर तो वहां में स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं होगा, तो वो डीएनए जो है डबल स्टैंडर्ड वो टूटेगा नहीं, वो रहेगा, क्योंकि ये बेस, इसको हम लोग कहते हैं बेस स्टैकिंग, एंड इट आल्सो प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो अब आप लोग ये 3 रीजन जो है ये याद रख लेना कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए का स्टेबिलिटी के लिए है। हाइड्रोजन बॉन्ड जस्ट डबल स्टैंडर्ड बनाता है, लेकिन फिर डबल स्टैंडर्ड को स्टेबलाइज करता है हिस्टोन, मैग्नीशियम और प्लस ये बेस स्टैकिंग। इज दिस क्लियर? Yes, sir. So this was about the double stranded DNA, and this was regarding the forms of DNA and the stability of the double stranded DNA. तो इसमें हम लोग का डीएनए से थोड़ा सा चीज बचा हुआ है और फिर न्यूक्लिक एसिड बचेगा, सॉरी आरएनए बचेगा। आरएनए दो इतना बड़ा नहीं है, तो उसके बाद हम लोग का लास्ट वाला एक टॉपिक बचेगा बायोमोलिक्यूल्स है, एंड दैट इज एंजाइम्स, और वो भी 3-4 लेक्चर में खत्म होगा। ऑलमोस्ट 5 लेक्चर के अंदर अंदर हम लोगों का बायोमोलिक्यूल खत्म हो जाएगा। नाउ शुड आई एंड द मीटिंग? इज देयर एनी डाउट? Yes, sir. चलो टेक केयर। Thank you, sir.